हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शिवी सिन्हा है और मैं आपको एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करवाने में हेल्प करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वीक में कम से कम 2 या 3 वीडियोस डाला करूँगी, पर मैं कुछ अपने पर्सनल रीजंस के कारण मैं नहीं डाल पा रही थी। लेकिन मेरी कोशिश बनी रहेगी कि मैंने जो शुरू किया है उसको मैं ख़त्म करूँ। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चारवाक इंडियन फ़िलासफ़ी दो नास्तिक संप्रदाय यानी कि हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी को डील करते हुए चारवाक और ख़त्म करते हुए हम लोग जैन पे आए थे, जैना हेटेरोडॉक्स सिस्टम पे आए थे। तो जैना में भी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और बहुत सारी चीज़ें कवर की थी। उनके हम ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी को डील कर रहे थे, जिसमें कि हमने एक क्लासिफिकेशन किया था प्रमाण का, और हम आगे दूसरे क्लासिफिकेशन में आए थे। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि 2 तरह से ब्रॉडर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, एक प्रमाण और एक नए। ठीक है, तो प्रमाण में मैंने आपको बताया था कि प्रमाण में चीज़ें होती है एज इट इज़। ठीक है, जैसे कैसे एज इट इज़ देखा जाता है, कोई भी चीज़ जो है जैसा है उसी तरह उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। लेकिन नए जो होता है वो एक स्टैंड पॉइंट होता है। ये थोड़ा एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन हो जाता है। और नए का अर्थ हो गया कि किसी चीज़ का नॉलेज लेना किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस तरह से जो है जैन जो है अपने ज्ञान मीमांसा के थ्योरी में जो है 3 डॉक्ट्रिन, मतलब ज्ञान मीमांसा इस प्रोसेस में 3 डॉक्ट्रिन्स पे आते हैं जो रिलेटिविटी और लॉजिक को दर्शाता है। उनके रिलेटिविटी यानी कि किसी चीज़ का ज्ञान किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए। ये जो स्टैंड पॉइंट है ये जैन की फ्लेक्सिबिलिटी और बहुत ब्रॉड एटीट्यूड को दिखाता है। जैसे कि ये होता है कि आप दूसरों के भी व्यूज़ को रिस्पेक्ट कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें आपको सिखाता है कि किसी चीज़ पे रिजिड नहीं होना है। आप हो सकता है कि आपकी बात सही है तो सामने वाले की भी बात सही है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीज़ों को अपनाया गया है एज अ लॉजिकल प्रोसेस में जैना के। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रोसेस में जैना 3 डॉक्ट्रिन पे आता है, न्यायवाद, स्यादवाद और अनेकांतवाद। न्यायवाद जो होता है वो पार्शियल पॉइंट ऑफ व्यू को बताता है, स्टैंड पॉइंट बताता है, किसी चीज़ का नॉलेज किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट में एक पार्शियल व्यू देता है उसके बारे में। स्यादवाद जो है वो कंडीशनल प्रेडिक्शन करते हैं हम लोग। ठीक है, और अनेकांतवाद जिसमें कि हम लोग एक अनेकों चीज़ों के अनंत गुणों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो वो आप मेटाफिजिकल थ्योरी में आ जाता है। लेकिन न्यायवाद और स्यादवाद जो है वो आपका एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी में आता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि न्यायवाद क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जैना फिलॉसफी का न्यायवाद। तो जैसा कि मैंने कहा है, पहले इसका मीनिंग और यूसेज जान लें कि क्या है। तो न्याय जो होता है वो जैन के हम लोग ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ते हैं। न्याय का अर्थ होता है ये एक स्टेटमेंट, एक स्टैंड पॉइंट। ठीक है, तो और ये न्यायवाद एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है जिसमें कि हम लोग पार्शियल स्टैंड पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। यानी किसी भी चीज़ के बारे में, किसी की चीज़ को हम लोग पूरी तरह नहीं जान पाते, एक अपना स्टैंड पॉइंट। अगर हम कहते हैं किसी व्यक्ति को, जैसे कोई राम व्यक्ति है तो वो लड़का है, तो किसी को वो अच्छा लगेगा, किसी को वो बुरा लगेगा, किसी को बहुत अच्छा लगेगा, किसी को थोड़ा कम अच्छा लगेगा, किसी को नॉर्मल रहेगा। तो सबका अलग अलग व्यू पॉइंट है, तो सबके हिसाब से जो है सबका वो पार्शियल नॉलेज है। लेकिन वो जो राम है उसका नॉलेज एज इट इज़ बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो न्याय एक स्टेटमेंट है, किसी चीज़ के बारे में जजमेंट करना या स्टेटमेंट देना, उसे हम न्याय कहते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे जो ट्रुथ्स होते हैं वो रिलेटिव होते हैं, वो मतलब एक तरफ़ा होते हैं। किसी चीज़ को हम लोग कम्प्लीटली नहीं जान सकते हैं, हम लोग बस अपना एक जजमेंट दे सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो पार्शियल नॉलेज किसी भी इन्यूमरेबल एस्पेक्ट, कोई भी चीज़ का हमारा इन्यूमरेबल एस्पेक्ट होता है या अनगिनत चीज़ें होती है, अनगिनत उसके बारे में विचार हो सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके, और उसके एक पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस एक चीज़ को अगर आप स्टेटमेंट बनाते हैं किसी चीज़ का, वो एक पार्शियल व्यू पॉइंट हो जाता है। जैसे कि राम के बारे में कहा गया, किसी को वो अच्छा लग रहा है तो मैं ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, कोई किसी को बहुत बुरा लग रहा है, ही इज़ अ वेरी बैड बॉय। लेकिन राम का सिर्फ वो गुड और बैड में ही सीमित नहीं है, राम बहुत कुछ है उसके अलावे। ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, अपने पेरेंट्स का लाडला हो सकता है, बहुत तेज़ हो सकता है, और किसी मामले में वो ख़राब भी हो सकता है। तो हम लोग उस राम एज अ पर्सन को हम लोग एक उसके बस एक छोटे से पार्ट को जानते हैं, एज इट इज़ उसका जो अनंत गुण है उसको हम लोग नहीं जान पाते, और उस छोटे से पार्ट के बेसिस पे ही हम अपना जजमेंट देते हैं, और वो जजमेंट हो गया आपका न्याय।
ठीक है। तो जो भी पार्शियल नॉलेज पे बेस्ड होता है जजमेंट, उसे हम नए कहते हैं। तो नए जो है, ये आपने जाना कि क्या नए किसको कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नए। तो नए ऐसे तो स्टैंड पॉइंट्स काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन जैन के अनुसार 7 नए को माने गए, 7 तरह के नए को माना गया है, ठीक है। जिसमें कि पहला 4 जो है उसको हम लोग अर्थ नए कहते हैं, क्योंकि वो किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेट होकर उस ऑब्जेक्ट के मीनिंग को बताते हैं। जैसे कि आपका जो जजमेंट है राम के प्रति, तो राम को एज एन ऑब्जेक्ट ले लो, तो उसके प्रति जो जजमेंट देके उसके मीनिंग को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अर्थ नए और शब्द नए। शब्द जब वो वर्ड्स, अगर कोई खास वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो उसके मीनिंग को किस तरह से डिफाइन करता है उसके लिए। तो अर्थ नए में जो है सबसे पहला आता है नैगम नए, दूसरा आता है संग्रह नए, तीसरा होता है व्यवहार नए, और चौथा होता है ऋजुसूत्र नए, ठीक है। नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र, ये 4 तरह के नए होते हैं, 4 तरह के अर्थ नए होते हैं। लेकिन हम लोग 7 जानते हैं, लेकिन इसमें भी डिवाइड कर दिया गया है, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र नए। दूसरा है शब्द नए। तो शब्द नए जो है वो आपका 3 तरह का होता है। शब्द नए में शब्द नए होता है, एक समाभिरूढ़ नए होता है, और इभंभूत नए होता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं अर्थ नए को। तो अर्थ नए में सबसे पहले नैगम नए आता है। तो ये ऐसा स्टैंड पॉइंट है जिसमें कि हम लोग यूनिवर्सल और पर्टिकुलर क्वालिटी में फ़र्क करना नहीं भूल जाते हैं। हम लोग नहीं फ़र्क कर पाते हैं कि यूनिवर्सल क्वालिटी कौन सा है और पर्टिकुलर क्वालिटी, उसे हम लोग नैगम नए कहते हैं। यानी कि सार्वभौमिक जो गुण हैं और जो किसी एक मतलब पर्टिकुलर चीज़ को लेके है, जैसे कि किसी ख़ास चीज़ से रिलेट कर रहा है, जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, अगर कोई एक्टिविटी करता है तो वो किसी खास पर्टिकुलर, लेकिन यूनिवर्सल यानी उस टोटली ओवरऑल क्या है उसको लेके उन दोनों के बीच में फ़र्क करना भूल जाते हैं। तो ऐसा जो स्टैंड पॉइंट, ऐसा जजमेंट जब हम देते हैं तब उसे हम लोग कहते हैं नैगम नए, ठीक है। जब हम लोग उसके यूनिवर्सल और पर्टिकुलर क्वालिटीज़ पे फ़र्क करना भूल जाते हैं। दूसरा आता संग्रह नए। इसमें हम लोग जो है यूनिवर्सल क्वालिटी पे ज़्यादा जोर देते हैं और पर्टिकुलर क्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं। डिनाई नहीं करते हैं, हम लोग इग्नोर कर देते हैं, एक जजमेंट देते हैं यूनिवर्सल क्वालिटीज़ पे बेस्ड, ठीक है। तीसरा जो हो जाता है व्यवहार नए। तो ये एक कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, एक पारंपरिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें कि किसी चीज़ का मतलब अनुभव प्रतीत ज्ञान लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें हम लोग अनुभव के द्वारा जिस चीज़ का अनुभव हो जाता है, यानी पर्टिकुलर चीज़ों का अनुभव होता है, क्योंकि जाना एक रियलिस्टिक फ़िलॉसफी है, फ़िलोसॉफिकल स्कूल है, जो कि हर चीज़ को रियल मानता है। जो भी चीज़ इस जगत में है वो सत्य है, वो है, एज वो एग्जिस्ट करता है, तभी उसके बारे में जजमेंट दिया जा सकता है, ठीक है। तो उसके कंक्रीट पर्टिकुलर्स का, स्पेसिफिक फीचर्स का एम्फेसाइज करते हैं। चौथा है ऋजुसूत्र नए। तो ऋजुसूत्र यानी कि जो मोमेंट्री चीज़ें होती हैं उसको लेके करते हैं, तो और पर्टिकुलर्स को सीरीज और मूवमेंट में रियल मानने लगते हैं हम लोग, ठीक है। तो शब्द नए आ जाता है दूसरा क्लासिफिकेशन। तो शब्द नए में आते हैं, तो शब्द नए में किसी भी शब्द को लेके जो वर्ड जो है किसी भी चीज़ को उसके मीनिंग को बताता है, उसे हम शब्द नए कहते हैं, ठीक है। तो वो रेफ़र करता है क्वालिटी, रिलेशन या एक्शन को बताता है, ठीक है, किसी से रिलेट करता है। जैसे कि गेंद तेज़ी से भागा, तो शब्द तेज़ी और वो अगर वो चीज़ हो रहा होता है, शब्द का ऑब्जेक्ट से रिलेशन, उसे हम शब्द नए में काउंट करते हैं, ठीक है। तो उसकी मीनिंग को बताता है, शब्द के द्वारा हम लोग किसी चीज़ के मीनिंग को बताते हैं। जैसे गेंद बहुत तेज़ी से भाग रहा है, तो तेज़ी उसके मीनिंग को बता रहा है कि कोई चीज़ है जो कि बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा है उसमें, ठीक है। दूसरा आता है समाभिरूढ़ नए। तो ये जो है किसी शब्द का रूट मीनिंग ले लेते हैं, जैसे कि पंकज, पंकज शब्द का रूट मीनिंग होता है जो कि मिट्टी में जन्म लेने वाला, लेकिन और पंकज हम लोग हर उस चीज़ को बोलेंगे जो कि मिट्टी में जन्म लेता है। उसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो मिट्टी में लिटरल मीनिंग हो गया मिट्टी में जन्म लेने वाला। तो लेकिन हम लोग कन्वेंशनली उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो कन्वेंशनल मीनिंग को लेके चलने वाले को जो जजमेंट देते हैं उसको हम लोग समाभिरूढ़ कहते हैं, ठीक है। तो जैसे
पंकज का अर्थ हम लोग जनरली समझते हैं लोटस को, यानी कमल के फूल को, क्योंकि हम लोग पारंपरिक तौर से उसे यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। तो उसका रूट मीनिंग को वो इग्नोर करते हुए हम लोग जो कन्वेंशनल मीनिंग होता है उसको लेके चलते हैं, उसको हम लोग समाभि रूढ़ नय में काउंट करते हैं। और आ जाता है अंतिम जो है आपका 7वां, इभम भूत नय। तो इभम भूत नय एक तरह का स्पेशलाइज्ड फॉर्म है समाभि रूढ़ नय का। तो जैसे कि एक नाम को किसी ऑब्जेक्ट में तभी अप्लाई करना पड़ेगा जब वो मीनिंगफुल हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई गाय है, गौ का अर्थ होता है घूमने वाला, ठीक है। तो ट्रेडिशनली हम लोग काऊ को गौ कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो गौ को तभी गौ कहेंगे जब वो घूम रहा होता है, ठीक है। जब वो सोया हुआ हो तब वो गौ नहीं कहलाएगा। तो ये है इवम भूत नय, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से जो है 7 तरह के नय को जान रहे थे। क्या क्या था आपका? दो ऐसे तो नय को 2 खंड में बांट गया, अर्थ नय और शब्द नय, ठीक है। तो उसमें से सब 7 तरह के नय में आ गया आपका अर्थ नय में आ गया आपका नैगम नय, जिसमें हम लोग यूनिवर्सल और पर्टिकुलर क्वालिटीज़ में डिस्टिंग्विश करना भूल जाते हैं। संग्रह नय, जिसमें कि हम लोग पर्टिकुलर्स को इग्नोर कर देते हैं और यूनिवर्सल क्वालिटी को एम्फसाइज करते हैं, बताते हैं, जोर डालते हैं उस पर, ठीक है। तीसरा व्यवहार नय, जो कि व्यवहारिक चीज़ों को लेकर चलता है, जो आसपास की चीज़ें होती है उसके पर्टिकुलर गुण को, जैसे कि कलम लाल है तो लाल उसका जो रंग है उसके बारे में बता रहे हैं, जो उसकी यूनिवर्सल क्वालिटी है उसको भूल के हम लोग जो है उसके पर्टिकुलर क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, ठीक है। और ऋजु सूत्र ने कोई किसी मोमेंट्री चीज़ को पकड़ के उसको रियल मानने लगते, मतलब रियल नहीं, उसको लेके जजमेंट मानने देते हैं, ठीक है। अब दूसरा है शब्द नय। शब्द नय शब्द के मीनिंग्स को से रिलेट करता है, ऐसा जजमेंट जो कि शब्द की मीनिंग्स ऑब्जेक्ट से शब्द उसके मीनिंग को बताता है शब्द के प्रयोग से। तो शब्द नय में सबसे पहला है शब्द नय, जो कि शब्द से ही उसके मीनिंग को डिफाइन करता है, ठीक है। समाभि रूढ़ नय में क्या हमने देखा कि कोई भी चीज़ जो उसका कन्वेंशनल, जो पारंपरिक तौर से यूज़ किया जा रहा है जो अर्थ, उसके जो लिटरल मीनिंग है उसको छोड़ के कन्वेंशनल मीनिंग को अपनाते हैं। इसमें ये ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिसमें हम लोग कन्वेंशनल मीनिंग को लेते हैं, ठीक है। और इबम भूत नय में जो है हम लोग देखते हैं कि वो स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है जब वो सच में वैसा किसी वर्ड को कहें और सच में वो ऐसा एक्शन कर रहा होता हो, तभी उसका नाम वही हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता है। तो ऐसा स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ इबम भूत नय। और जो है सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है, ये सारे स्टैंड पॉइंट से एक पार्शियल व्यू है, पार्शियल थ्योरी है, जिसमें कि ये इस लॉजिक को, जैना लॉजिक को बताते हुए है ताकि रिजिडिटी नहीं हो, इसलिए जैना जो फिलॉसफी है बहुत काफ़ी फ्लेक्सिबल माना जाता है। और जब इस चीज़ को, जब ये चारों सातों स्टैंड पॉइंट्स को हम लोग रियल मानने लगते हैं और उस पर रिजिड हो जाते हैं, तब जो है फैलेसीज़ आने लगती है। फैलेसीज़ यानी मिस्टेक आने लगती है। इसको ध्यान रखना कि ये बस एक स्टैंड पॉइंट है, इसको हम लोग पकड़ के नहीं बैठ सकते, और जब पकड़ के बैठ जाते हैं तब वो फैलेसीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम लोग आज हमने नय के बारे में जाना, और अगले क्लास में अब हम लोग देखेंगे कि नय भास यानी फैलेसीज़ ऑफ नयवाद, ठीक है। जब ये नैगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय, ये जितने भी हैं, जब इसको हम लोग पकड़ के बैठ जाएंगे तब क्या क्या फैलेसीज़ उभर के आएगी वो हम लोग देखेंगे, और किन किन स्कूल्स के द्वारा माना जाता है उस फैलेसीज़ को देखते जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर ले ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे, और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। चलिए बाय बाय।